जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माइकोड टिप्स में। डाटा इनकैप्सुलेशन। ओके, उससे पहले मैं कुछ शुरू करूँ इसके बारे में। डाटा इनकैप्सुलेशन होता क्या है उसके बारे में बेसिक आइडिया देता हूँ। ऑलरेडी हमने इसको कवर भी कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। और कुछ डाउट हुआ तो डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। ओके, डाटा इनकैप्सुलेशन मीन्स आपको रैपिंग ऑफ डाटा इन ए सिंगल एंटिटी। मीन्स अगर मैं एक सिंपल टर्म में बोलूँ कि आपको सब कुछ एक सिंगल एंटिटी के अंदर पैक करना है। जैसे नॉर्मली एक कैप्सूल के अंदर क्या रहता है, कुछ मेडिसिन रहते हैं, ओके, वहाँ पर स्मॉल कैप्स रहता है, कुछ अदर कैप्स भी रहता है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखें तो वो एक दो कैप के अंदर इनक्लोज्ड एक कैप के अंदर कुछ मेडिसिन रहता है। ओके, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो फ़र्क यहाँ पर है कि आप डाटा को कैसे आप उसको एनकैप्सुलेट करोगे, कैसे को उसको हाइड रखोगे। एक आउटसाइड से अगर कोई यूज़र आए अगर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करना चाहे, उस चीज़ को आप डाटा कैसे प्रोटेक्ट करोगे। ओके, तो ये है उसका बेसिक आइडिया। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीका होते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन। और नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा इनकैप्सुलेशन का अगर ब्राइट एग्जांपल दे दो, क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर हमने बहुत सारा प्रॉपर्टीज लिखे रहता है, एट्रीब्यूट्स रहता है, स्ट्रिंग वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल्स रहता है। ठीक है ना, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेस करे, लॉजिक को ऑब्जेक्ट की रखे, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको पता ना चले कि हाँ इसने सारे वेरिएबल्स वो इंटरनली भी यूज़ कर रहा है। ओके, एक तो ग्लोबल वेरिएबल हम लोग विजिबल करते हैं कि ये वेरिएबल को आप एक्सेस करते हो। ओके, लेकिन लोकली आप जो डाटा इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे मैं यहाँ पर इंटीजर ओके, इस तरह का अगर मैं इंटीजर ये वैल्यू ले लूँ तो ओके, तो मैं अगर इन दोनों को इस वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, तो ये नहीं कि कल को अगर कोई भी इस क्लास का एक इंस्टेंस बना दिया और मेरे इस लॉजिक को एक्सेस करने लग गया, तो हमें उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ओके, इसके लिए एक्सेस मॉडिफायर्स होता है, मीन्स पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इंटरनल हो, फ्रेंड तो अभी यूज़ नहीं होता है। पब्लिक, प्राइवेट और फ्रेंड सॉरी इंटरनल। ओके, सो इस तरह का हम लोग क्लास। लेकिन इसके अलावा भी और भी है जो हमें एक आउटसाइड यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करता है कि इस प्रॉपर्टीज़ का डाटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो क्या है वो? नॉर्मली प्रॉपर्टीज एनकैप्सुलेट एन ऑब्जेक्ट्स वैल्यू। जैसे मैंने बताया था, अगर मैं सेकेंड व्यू है क्या, हाँ ये रहा।
अगर मैं इसको लिखूं @property एन स्ट्रिंग फर्स्ट नेम @property एन स्ट्रिंग लास्ट नेम। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ठीक है। प्रॉपर्टीज में मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एटॉमिक हो गया। नॉन एटॉमिक होता तो मैं इस तरह से लिखता नॉन एटॉमिक, ओके, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये एटॉमिक है। एटॉमिक थ्रेड सेट हो गया, ओके। चलिए, तो ये हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए कोशिश करूँगा, तो इस चीज़ को मैं कैसे एक्सेस करूँगा? सेकेंड व्यू यहाँ पर है, ये रहा सेकेंड व्यू, ये रहा डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले क्लास डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू जो भी डेट डाल दिया मैंने, पैरामीटर जो भी डाल दिया, माई कोड टिप्स डाल दो, ओके। तो ये, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी ये कर दी। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसका हमने और कोई वैल्यू हमें उसको एक्सेस करने नहीं देगा। वो जो मैंने लोकल वैल्यू मैंने डिफाइन किया था ना, वो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। लोकल वैल्यू क्या मैंने डिफाइन किया था, सॉरी, ये सब वैल्यू शो नहीं कराता है। इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी और है, ये जो रीड ओनली, ये जो आपको ग्लोबल लिंक को और एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अदर क्लासेस से, तो इसको भी हम उसको ब्लॉक कर देते हैं कभी कभी। बहुत सारे केसेस में हमें उसको ब्लॉक करना पड़ता है कि इसका डाटा को कोई चेंज ना करे। फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट लास्ट नेम आ गया, तो मेरे पास जो भी डाटा है कोई थर्ड पर्सन आके उसको फोर्सफुली उसको रीराइट ना कर दे, जैसे मैंने यहाँ पर ही किया था, ओके। देखो क्या बोला हूँ, असाइनमेंट टू रीड ओनली प्रॉपर्टी ओनली मीन्स आप उसको राइट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम क्या नॉन एटॉमिक किया, सर एटॉमिक था इसलिए मैंने उसको असाइन कर दिया था। मैंने अभी उसको रीड ओनली कर दिया, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये रीड कर सकता है सर। तो इस तरह का ये एक तरीका है आपका डाटा और डाटा को प्रोटेक्ट करने का, या फिर आपका जो एट्रीब्यूट्स का जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप रीड कर सकते हो। आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, आप उसको मैसेज पास करके तो उसको चेक नहीं कर सकते। गेटर सेटर मेथड ऑलरेडी हमने बता दिया था। Most properties are backed by instance variables. By default, a read-write property will be backed by an instance variable, which will again be synthesized automatically by the compiler. Okay. So बाकी सब सेम है। और क्या चेंजेस है और क्या, एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम इनिशियलाइजिंग मेथड, इनिट मेथड। यस, हम लोग जो इनिट मेथड हम लोग को डिफाइन करते हैं ना, setter methods can have additional side effect. They may trigger key value coding notifications or perform further tasks too if you write your own custom methods. वही सेम और कुछ
जैसे मैंने बोला था बाय डिफ़ॉल्ट एटॉमिक होता है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था ना लास्ट टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट ये एटॉमिक हो गया। एटॉमिक मीन्स थ्रेड शेप हो गया। थ्रेड शेप मीन्स आप इसका वैल्यू को एक बार चेंज कर सकते हो अनटिल अनलेस आप उसका इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली रिलीज ना हो जाए। ओके, आप उसको रिपीटेडली आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, एक आइकन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद ओके। ये डेवलपर एप्पल डेवलपर के साइट से है। ओके, ये देखिए, ये है थ्रेड शेप। मीन्स मैं यहाँ पर जो भी पैरामीटर पास करूँगा ना, इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। आप उसको कैसे, उसको किस केस में आपको उसको ये करोगे, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस में। ओके, अगर ये वीक रेफरेंस होता तो चलो ठीक है, उसका मैंने वैल्यू उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा मैनिपुलेशन और डाटा चेंज में आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन हमेशा ये मान के चलिए, अगर आप इस चीज़ को थ्रेड से लेकर चल रहे हैं तो एक पॉजिटिव नोड ये है कि आपका डाटा अगर एक बार असाइन हो गया तो उसको ओवरराइड या फिर उसको चेंज करने के लिए आपको इधर उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, कोर्स पूरी रिलीज़ करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा अनटिल ये ऑब्जेक्ट रिलीज ना हो जाए। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। अगर हाँ उसका वीक या नॉन एटॉमिक रिटेन हो, नॉन एटॉमिक हो, तो उस केस में आपको वैल्यू चेंज होने का चांसेस रहता है। क्योंकि उस आपको मैंने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल का साइकिल कंटिन्यू करता है। वहाँ यहाँ पर और एक है एक्सेस मॉडिफायर, दैट इज अनरिटर्न। ओके, अनरिटर्न मीन्स जो हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली हम लोग जो डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूँ इस तरह का, ठीक है ना, सम ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया, तो इसका मतलब ये एक रेफरेंस में हमने क्रिएट किया, तो ये कभी भी नील हो सकता है। हम अगर यूटिलाइज नहीं है तो उसको हम रिलीज़ कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ केसेस में होता है जहाँ पर हमें अनरिटर्न लिखना पड़ता है। ओके, तो ये रहा इस तरह का अनसेफ अनरिटर्न। अनसेफ अनरिटर्न आप अनसेफ अनरिटर्न का रेफरेंस यहाँ पर वही है जो स्विफ्ट में अननेम्ड करके है। सॉरी, अनओन्ड, माय मिस्टेक, दैट इज अनओन्ड। ओके, स्विफ्ट में एक ऑपरेटर का नाम है अनओन्ड, उसका जो भी है, ठीक है।
like a weak reference, an unknown reference does not increment or decrement reference count of an object. Okay. Unsafe unwritten means there are few classes in Cocoa Touch that does not yet support weak references. Weak reference, which means you cannot declare a weak property or weak local variable to keep track them. These classes include text view, font, color spaces for the full list. Okay. If you need to use weak reference to one of these classes, you must use unsafe unwritten for a property. This means using unsafe attribute for variables. An unsafe reference is similar to weak references in that it does not keep its related object alive, but it won't be set to be nil. ठीक है ना, मैंने बोला था जो अनओन्ड, जो स्विफ्ट में जो आपका अनओन्ड है ना, जो उसका प्रॉपर्टीज है सेम इसका इस केस में अनसेफ अनरिटर्न्ड मीन्स आप उसको नील नहीं कर सकते हो. ओके, आप उसका वीक रेफरेंस है, ठीक है ना, वीक रेफरेंस से रिटर्न काउंट इंक्रीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसको नील नहीं कर सकते हो. जैसे मैंने पढ़ा था NS फॉन्ट हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, तो इस केस में NS फॉन्ट, NS टेक्स्ट व्यू, तो ये सब इस कैटेगरी में फॉलो होता है. तो ये था एक इम्पोर्टेंट अनसेफ अनरिटन अनरिटन. ओके, ऑलरेडी हमने डिफाइन देख लिया था स्ट्रॉन्ग रेफरेंस कैसे काम करता है, वीक रेफरेंस. ओके, अगर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका कोई पैरामीटर को या फिर एट्रीब्यूट्स को चाहते हो कि इसका रेफरेंस मेरे को ज़रूरत पड़ता है ऑल ओवर एप्लीकेशन में समहाउ, देन स्ट्रॉन्ग मीन्स आप उसका वैल्यू को अगर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ वेरिएबल होता है कि कुछ वेरिएबल कह सकते हैं, कुछ कंट्रोल होता है कि हम लोग रेगुलर यूटिलाइज करते रहते हैं, ठीक है ना. उस केस में क्या होता है, मेमोरी कंजप्शन होता है ना, तो उस केस में आपको वीक रेफरेंस लेना बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार उस चीज़ को यूटिलाइज करने से आपका मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाएगा, उससे आपका परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होगा. ठीक है, डेलीगेट हो गया, कंट्रोल्स हो गया, टेबल व्यू कंट्रोल हो गया, और जितना भी यूजर इंटरफेस कंट्रोल, क्योंकि ये रेगुलर लोड होते रहते हैं. ठीक है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा एक कॉशियसली एक चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे रहे हो, कहाँ पर वीक रेफरेंस दे रहे हो. डिपेंड करता है आपका लॉजिक क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग. ओके, और क्या है, डिक्लेयर पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर एक्सपोज डाटा. ओबियसली पब्लिक प्रॉपर्टीज हम लोग वही डाटा पब्लिक प्रॉपर्टीज को हम लोग पब्लिक में लाते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट टू अनदर क्लासेस. ओके,
तो ये है ओवरऑल, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो है यही। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।